कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं ग्रुप, उन्हें परफॉर्म नहीं करने देते। और ये जिंदगी में, लाइफ में सिर्फ एक बार मौका मिलता है, आर या फिर पार। जब सामने से स्ट्रेस माहौल बनाया जाता है ना, तब जो हमारे पैर हिलते हैं, हाथ हिलते हैं, वो पता चलता है। हाँ। तो एक होता है कि एक माहौल बना, किसी का नेचर और सिग्नेचर जल्दी नहीं बदल सकता। कोचिंग के लिए इनरोल हो जाओ, सबसे पहला चीज़। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी से एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो कि हाल ही में एनडीए रिटन क्वालिफाई किए थे और उसके बाद ये गए अपना एसएसबी इंटरव्यू देने, वो भी एएफएसबी गांधीनगर गए, जो कि एयरफोर्स की है, यानी कि इनके मार्क्स भी अच्छे रहे होंगे और इनकी प्रायोरिटी जो है वो एयरफोर्स रही होगी। और गांधीनगर से रिकमेंड हुए। रिकमेंड का मतलब ये समझिए कि जो बच्चा 5 दिन तक एसएसबी इंटरव्यू में रहा है और वहाँ जो भी एसएसएस हैं, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, जीटीओ हैं या फिर आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, तीनों के जो पैरामीटर है, जो पैमाना है, उस पर ये खरे उतरे। उसके बाद से इनका मेडिकल होता है, लेकिन मेडिकल और रिकमेंडेशन के बीच में एक पार्ट और था, वो है सीपीएसएस। और ये जिंदगी में, लाइफ में सिर्फ एक बार मौका मिलता है, आर या फिर पार। और ये सीपीएसएस देने गए थे मैसूर, यानी कि गांधीनगर से रिकमेंड हुए और मैसूर एएफएसबी गए ये सीपीएसएस देने, वहाँ भी रिकमेंड हुए और वहाँ से डन होने के बाद से फिर इनका हुआ मेडिकल और फाइनली मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब आज मैं आप सभी से मिलाने जा रहा हूँ हमराज को, हमराज कुमार, जो कि हमारे यहाँ से एसएसबी इंटरव्यू के प्रिपरेशन किए हुए थे। वेलकम हमराज। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ बेटा आपसे कि आपका जो सीपीएसएस का एक्सपीरियंस था, डायरेक्ट उस पर चलते हैं, क्योंकि आपका टारगेट भी, आपकी मंजिल भी जो है वो यही रही है कि आप एयरफोर्स में पायलट बने। यस सर। तो थोड़ा सीपीएसएस का एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा रहा था। बच्चों को बताओ थोड़ा इनके बारे में। सीपीएसएस जो कि कंप्यूटराइज पायलट बैटरी टेस्ट एक्चुअल में होता है, जो कि आफ्टर रिकमेंडेशन होता है। और अगर उसके बारे में देखा जाए तो मेरा एक्चुअल में हुआ था वो 2 एएफएसबी मैसूर के अंदर। मैं रिकमेंड हुआ हूँ गांधीनगर से, बट उसके बाद मैं मैसूर गया था। और जब बात की जाए सीपीएसएस की, उसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं। एक होते हैं कोऑग्निटिव टेस्ट, जो कि काइंड ऑफ रीजनिंग होता है, और जो सेकंड होता है वो होता है जिसमें कि एक्चुअल में मुझे सिमुलेटर के अंदर बैठाया जाता है। तो लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फर्स्ट टेस्ट जो कि कॉग्निटिव होता है वो इजी होता है। हर से मतलब जितने भी क्वालिफाइड एग्ज़ाम हैं वो लोग इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। बात है सेकंड वाले, तो उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस है, क्योंकि कभी हम लोग एक सिमुलेटर के अंदर बैठे नहीं हैं, हमारे हाथ में कॉकपिट के जो होते हैं मतलब वो कुल है मिला नहीं। के ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा, जहाँ पे ये कॉकपिट, ये जो आपको दिख रही है सुखोई के अंदर, तो ऐसा पार्ट, इतना ही पार्ट आपको सामने दिया गया होगा। जी। जी, तो कंटिन्यू करो फिर उसके अंदर आपको बैठाया जाता है, आपका कुछ कुछ टेस्ट होता है उसके अंदर, जिसमें कि आप लोग को काइंड ऑफ ए वीडियो गेम खेलना पड़ता है। तो ये लगता है डिफ़िकल्ट, बट इजी होता है। बैचमेट्स मेरे काफ़ी लोग हैं जो कि गए थे देने, और लगभग ऑलमोस्ट जितने भी है वो क्वालिफाई कर दिए। बस कुछ कुछ चीज़ें होती है जो ध्यान देनी होती है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते इंस्ट्रक्शन क्या है, जो कि मेजर रीज़न है। मुझे पर्सनली यही लगता है, अगर कोई नहीं निकाल पा रहा है, ईजी होता है, आराम से हो जाता है। चलो, ये तो बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा कि आप जो एफएसबी जो गए हुए थे, ये एसएसबी आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी दिए हुए थे? सर यही मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है एसएसबी ओके। का। फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि मैंने दिया था मैसूर से, तो उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। ओके। बट मैंने फिर से ट्राई किया और इस बार मैं गांधीनगर से रिकमेंड हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, बीइंग रिपीटर, क्योंकि आप एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, मुझे खुद का एक्सपीरियंस है, रिपीटर होने के बाद से कुछ अलग ही सलूक किया जाता है। यस सर। तो बीइंग रिपीटर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिला था गांधीनगर में? सर एज अ रिपीटर मुझे जो लगा था कि वहाँ पे जो मेरे कॉम्पिटिटर होते हैं वो एक्चुअल में वही होते हैं जो ऑलरेडी एसएसबी आ चुके हैं। बहुत ट्रेंड कोई कोई होते हैं, 4 बार आ चुके हैं, कोई 5 बार, कोई 10 बार। 10 तो एनडीए में नहीं आते हैं, बट होते हैं कुछ कुछ। तो एक होता है कि एक माहौल बनाया जाता है कि ये बंदा ना 10 टाइम्स 5 टाइम्स आया हुआ है, तो एक नर्वसनेस आती है। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं ग्रुप को, तुम्हें परफॉर्म नहीं करने देते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगा मैं फेस किया। बट यही है कि सबका अच्छा सोचो उस जगह पे, क्योंकि एज अ ग्रुप तुम उस जगह पे हो तो अच्छा होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें ज़रूरी भी है, क्योंकि ओवरऑल अगर आपकी एसएसबी का अगर देखा जाए,
वहाँ पे कई जगह आप इंडिविजुअली परफॉर्म करते हो, कई जगह आप ग्रुप में परफॉर्म करते हो, और कोऑपरेशन से लेके हर चीज़, जैसे OLQ जो होते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखी जाती है। वो खैर एसएसएस का काम होता है। बीइंग कैंडिडेट हम लोग ये चीज़ें नहीं बता सकते हैं कि हमारे अंदर वो कौन सा OLQ है, कौन सा नहीं है। तो ये एक रहता है चैलेंज। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा था? आप कौन से बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हो? क्या लोकेशन रहा है आपका? और उसका इम्पेक्ट क्या आपके एनडीए की प्रिपरेशन पे पड़ा? तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैं क्लास 10th जो कि सीबीएसई बोर्ड से किया था, सुदर्शन पब्लिक स्कूल जो कि भागलपुर के अंदर लोकेटेड है। और ये मैंने यहाँ अराउंड 80% स्कोर किया था। तो ओके। बात किया जाए 12th का, तो मैंने वो भी सीबीएसई बोर्ड से ही किया था। जिसमें कि डिफ़िकल्टीज़ की बात की जाए तो एज़ ऑलवेज़ हम लोग का जो सिटी है वो स्कूल में इतना फोकस नहीं किया जाता है ओके। डिफेंस के ऊपर। ओके। एक्चुअली इसके बाद लाइक जब मैं अपना स्कूलिंग ख़त्म किया तब मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तब उसके बाद फिर डिफेंस के बारे में स्टार्ट किया सोचना। ठीक है। तो फिर वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आफ्टर आप टेकिंग। तो, मुझे लग रहा है कि यहाँ हमारे जो रिटेन के जो सर लोग हैं, प्रियांशु सर, रवि सर, और प्रशांत सर, इन लोगों के भी क्लासेज आप ऑनलाइन देखे थे। जी सर। तो यहाँ ये चीज़ है कि ये केजीएस का हमारा ऑनलाइन बैच ये लिए हुए थे, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर पे तो नहीं पहुँच पाए, बट एक ऑप्शन था इनके पास कि ऑनलाइन बैच ही ले पाए और सर लोगों से रिटन की प्रिपरेशन कर लें। अभी अभी हाल ही में आपका जो है एनडीए और सीडीएस 2024 का भी रिजल्ट आ गया है। तो जितने भी बच्चे हैं रिटन क्वालिफाई कर गए हैं, उन सभी के लिए अभी प्रेजेंट में जिस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो है कि अब आगे क्या करें। क्योंकि आप भी रिटर्न क्वालिफाई किए थे, यस आपके भी माइंड में ये चीज़ें चली थी। आप क्या किए थे, थोड़ा आप अपने आप को उस जगह रखो, उस दिन रखो जब पहली बार आप रिटर्न क्वालिफाई किए हुए थे, और तब माइंड में क्या चल रहा था और आपने क्या आगे का स्टेप लिया था? सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंस आया था कि फ़र्स्ट टाइम मैं लाइक इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ कि अब एसएसबी क्या करना है उसके लिए। तो मैंने लाइक इंटरनेट पे स्क्रॉल डाउन किया, सब चीज़ के बारे में सोचा। फिर उसके बाद मैंने लाइक खान ग्लोबल स्टडीज़ है, तो मैंने सोचा कि यहीं से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ऑलरेडी मुझे सारे फैकल्टीज़ पते हैं। तो मैंने अरुण सर से बात की, तो इन्होंने बताया कि आप आ जाओ, जो क्या नाम है, जो करोल बाग का सेंटर है, वहाँ पे हम लोग का एसएसबी का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। ओके। जिसमें कि अपने जो इंटरव्यूअर सर हैं, एमपी सिंह सर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैं हर चीज़ में। तो वहाँ से हम लोग का इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, जिसमें कि काफ़ी हाँ, बेस्ट ये एक्सपीरियंसेस। चीज़, हाँ, ये मैं देखा हुआ हूँ। इवन आपको एमपी सिंह सर, मेजर जनरल एमपी सिंह सर जो है, वो काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए हुए थे। असेसमेंट वाला मार्क्स तो मैं देखा हुआ था उनका, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स दिए हुए थे। आप जो भी उनके पैरामीटर थे उस पैरामीटर पे बहुत अच्छे से खरे उतरे थे। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या ट्यूनिंग रही है सर के साथ? थोड़ा सा मैं क्लासरूम में और ऑफ क्लासरूम भी वो चीज़ें मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम असेसमेंट, तो जो सर का टेक्निक्स था स्टार्टिंग की, कैसे इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत चीज़ होते हैं जो हम लोग प्री कंसीव्ड होते हैं कि ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। हाँ। एज अ कैंडिडेट इतना ज़्यादा हम लोग को फोकस नहीं करना है। वो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ डिराइव करेंगे कि एक्चुअल पूरा प्रोसेस हो किस तरह से रहा है, क्या चीज़ आंसर देना चाहिए जो कि तुम्हारे बारे में अच्छा होगा। तो अपनी क्वालिटीज़ को इंटरैक्ट करना कि कितना अच्छा तुम किस चीज़ को कर पा रहे हो। जो चीज़ अच्छा नहीं हो पाया है उससे बताओ, लेकिन उसको बताने का तरीका जो कि इम्पोर्टेंट होता है पूरे एसएसबी के प्रोसेस में, पूरे इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि तुम प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हो। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ किए हुए हैं, बहुत अच्छा किए हुए हैं, बट अगर वो खुद से अच्छे से उसे प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि उसको खुद के अंदर डाउट है। वो जो एमपी सर हैं, तो एमपी सिंह सर हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर किया। हर एक असेसमेंट को बताया, 2 बार इंटरव्यू लिया, जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हुआ मुझे कि क्या करना चाहिए, किस जगह पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। आफ्टर 1 टाइम्स इसके बाद काफ़ी ईज़ी हो गया सारा चीज़। वहाँ पर जब आप गए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो कुछ डिफ़िकल्ट सा लग रहा था? माहौल क्या था? प्रेशर था? ऐसा कुछ? ऑल हैविंग द सेम, लाइक जितना भी ऑलरेडी करके जा चुके हैं, तो वही है कि फील पता है कि क्या हो सकता है, कितना ज़्यादा क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस यही चीज़ है कि स्ट्रेस में नहीं आना है, उसे ईज़िली हँसते हुए टैकल करना है और बताते हुए। अच्छा, अभी तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे। कई लोग ऐसे गाइड कर देते हैं कि बिना कोचिंग के तुम एकदम फ्रेश जाओ। बिना कोचिंग का जाना और एक गाइडेंस लेके जाना, आप किसको प्रेफ़र करेंगे? गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है सर। गाइडेंस बिकॉज़ इम्पोर्टेंट, हाँ। एज़ पर मी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एज़ अ फ्रेशर कोई फर्स्ट टाइम अगर जा रहा है ना, तो
वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट अगर क्वालिफ़ाई हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत लोग हैं सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड देते रह जाते हैं, दिक्कत होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट ईज़ी होता है, तो अगर तुम्हें पता होगा कि क्या होने वाला है मेरे साथ एसएसबी के अंदर, सारा चीज़ के बारे में जान रहे होगे, तो ये होगा कि तुम जो नहीं कर किए होंगे या फिर जो कर चुके होंगे, तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस जगह से कैसे अच्छा करूँ। जैसे सैनिक स्कूल वाले होते हैं, हाँ, उन्हें ऑलरेडी सब पता होता है, इसलिए वो ज़्यादा रिकमेंड होते हैं। और बिल्कुल। एज़ एन सिविलियन उन्हें नहीं पता होता है, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो कम से कम एसएसबी कैसे होता है, वो वो कोचिंग आके पता रहे, पता करें। हाँ। बिल्कुल, देखो अभी जैसा बता रहे हैं हम राज, वैसा ही मैं भी इवन सोचा हुआ हूँ कि हम लोग जो है एक बिल्कुल फ्री जो है, फ्री गाइडेंस बोल सकते हैं, मेंटोरशिप एक बैच लेके आएंगे, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें जो एसएसबी में होती है वो बताया जाएगा। आप जितने भी है, जहाँ भी है, आप केजीएस के हैं, नॉन केजीएस के हैं, बिल्कुल वो एक फ्री में रहेगा वो बैच। क्योंकि हमें ऐसा लगा, फील भी हुआ बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट होने के बाद से, कि बेसिक चीज़ें अभी उनको नहीं पता है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी पे हम कैसे लॉग इन करें। बेसिक चीज़ है, नहीं पता रहता है। एसएसबी में ये स्क्रीनिंग क्या होता है सर, ओआईआर क्या होता है सर, पीपीडीटी क्या होता है। तो एटलीस्ट ये सब वर्ड से वो अवेयर रहे बच्चा, जिसके लिए हम लोग एक बेसिक जो है आपका मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लेके आएंगे फ्री में। उसके अलावा हमारा कंप्लीट जो एसएसबी बैच है वो तो चल रहा है, जिसको कि हमराज भी ऑफलाइन में आके और अटेंड किए थे। अच्छा, ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि अगर यही चीज़ ऑनलाइन अटेम्प्ट किए होते और यही ऑफलाइन अटेम्प्ट किए, फर्क कुछ दिखा? ऑफलाइन बेटर था या ऑनलाइन से काम चल जाता? ऑनलाइन बस किसी-किसी एस्पेक्ट्स में हो सकता है, हाँ। जैसे कि साइकोलॉजी। हाँ, मुझे पता चल सकता है कि कैसे क्या टीएटी में कैसे स्टोरीज़ बनानी है या वैट में कैसे करनी है। हम्म। बट जब वो इंटरव्यू का बात आता है, जब वो जीटीओ का बात आता है, तो उस जगह पे ऑन ग्राउंड मुझे होना पड़ेगा। जब सामने से स्ट्रेस माहौल बनाया जाता है ना, तब जो हमारे पैर हिलते हैं, हाथ हिलते हैं, वो पता चलता है। हाँ, तो वो चीज़ होता है ना, ऑफलाइन ही पॉसिबल है। और सेकंड बिल्कुल। जो जीटीओ है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ जो होते हैं वो जैसे कि अपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो गए, पीजीटी, एचजीटी, इन सब के एक्सपीरियंस हमारे पास होनी चाहिए, तो बिल्कुल। इसके लिए आना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ये जैसे मैं भी इंटरेक्ट हुआ हूँ कर्नल विनोद अवस्थी सर, सेना मेडल मिला हुआ है सर को, थोड़े से स्ट्रिक्ट भी है। आरआर को जो लीड कर चुके हैं पर्सन, तो समझ सकते हैं आप, लेकिन वो फन लविंग भी है। पर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ उनका क्या रहा, स्ट्रिक्टनेस वाला रहा कि फन लविंग वाला फेस भी दिखा था? फिटनेस तो बहुत ज़्यादा था, उनका आवाज़ में जो बोल्डनेस था वो हाँ, मतलब बहुत गजब। और उसके बाद बात है फ़न का, तो बहुत जगह पे हो जाता है, वो जब ऑब्स्टिकल हो रहा होता है वो कुछ बोल देते हैं, तो उस तरह से हाँ, काफ़ी अच्छा होता है। मतलब माहौल एकदम बना रहता है अच्छा खासा आपका। तो उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी थी, उनके जो चीज़ें वो एक्सप्लेन करते थे, जो समझाते थे स्ट्रिक्टनेस के साथ, थोड़े सीरियस होके, उसका इम्पैक्ट आपके एक्चुअल एसएसपी में पड़ा था? हाँ, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बात है एसएसबी के अंदर जब जीटीओ देखा जाए ना, तो जीटीओ ऑफिसर वो होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम आपके साथ होता है। हाँ, तो जो विनोद अवस्थी सर थे, तो वो अच्छे से सारी चीज़ को ये बताते हैं कि करना क्या है। मोस्ट ऑफ द चीज़ हमारे पास हमेशा नॉलेज नहीं होती है, तो बिल्कुल। वो एक्चुअल में असेसमेंट देते हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पे कि क्या कर सकते हैं हम। और बहुत बार होता है ग्राउंड पे कुछ-कुछ ईज़ी चीज़ होती है जो हम लोग को दिख नहीं रही होती है। तो वो बताते हैं कि लाइक बी सिंपल, बहुत ज़्यादा खुद को कॉम्प्लिकेट मत करो, और सिंपल और साथ-साथ दिमाग लगाते रहो, बिकॉज़ इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ ऑलवेज़ अ सॉल्यूशन व्हिच इज़ नेसेसरी। और बिल्कुल। एसएसबी इसी हाँ। चीज़ पे है। और अभी हमारे जो जेवीएमएल सर हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी बुक भी लिखे हुए हैं, जेवीएमएल सर जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और मुझे लग रहा है कि 4 या 5 डेज तक आप लोगों के साथ उनका पूरा सेशन रहता है, जिसमें वो टीएटी डब्ल्यूएटी हर चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो उनके जो व्यूज़ थे और आप लोगों के व्यूज़ थे, उसमें क्या कोऑर्डिनेशन बैठा और उसका इम्पैक्ट कैसा रहा आपके एसएसबी पर? इनिशियली मुझे जो ऐसा लगा कि मेरा पर्सनल कभी-कभी किसी चीज़ को लेके परसेप्शन जो होता है वो अलग होता था, और ओके। मुझे लगता था कि वो सही है। ओके। बट एज़ बीइंग वो साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, तो हाँ, उन्हें पता है ना कि एज़ बीइंग डिफेंस रिसर्च में वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि डिफेंस के अंदर वैसा है। तो वो उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि तुम्हें इस तरह से इस चीज़ को प्रोजेक्ट करना होगा। ये है तो ये सोच सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। हाँ, और मेन चीज़ कि जो तुम प्री कंसीव्ड करके रखे हो ना कि क्या प्रॉब्लम है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, वो डाउट वो क्लियर कर देते हैं। हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि किसी का नेचर और सिग्नेचर जल्दी नहीं बदल सकता है। तो नेचर ही आपका साइकोलॉजी होता है, बड़ा मुश्किल होता है इस साइकोलॉजी को बदल पाना। बट हाँ, एक चीज़ है कि उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो जो है आप सही कर सकते हो।
इस चीज़ पे आप वर्क कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम दोगे तो चीज़ें सही हो जाती है। और ये चीज़ जो है MP सिंह सर भी बोलते रहते हैं कि प्रेजेंटेशन बस बदलो, बोलो वही चीज़ लेकिन बताने का बस तरीका बदलो, वही चीज़ें हो जाती है। और क्योंकि वो बोला भी जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, हाँ हाइड कर सकते हो कुछ चीज़ लेकिन ऐसे झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो फिर बड़े लोग हैं यार, वो लोग एक्सपर्ट है इस चीज़ में, वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेंगे, कहीं से भी उनसे आप बच नहीं सकते हो। अच्छा, मैं आपको OIR पढ़ा है, मेरा इंटरेक्शन रहा, मैं थोड़ा सा फ्रेंडली हुई हूँ और इंटरेक्ट भी होते रहता हूँ आप सभी से। OIR का कैसा एक्सपीरियंस था आपका SSB के अंदर? क्या इजी थे क्लासेज में जो आप पढ़े थे, प्रैक्टिस किए थे, उसका बेनिफिट हुआ था? हाँ सर, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऐसे इन जनरल मेरा जो OIR होता था अबाउट OIR 3 वगैरह आता था, तो अच्छा। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती थी। बट असेसमेंट और जो प्रैक्टिस किए थे क्लास के अंदर, तो उसके कारण ईज़िली हम लाइक OIR 1-2 स्कोर कर ले रहे थे। हाँ, तो स्क्रीनिंग के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा है। इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। तो ये तो अच्छी बात है और होता भी है। स्क्रीनिंग इवन वो जो है कॉन्फ्रेंस तक जाता है आपका, आपको हाँ, पता होगा OIR इवन के मार्क्स। इवन PIQ होता है ना, जब इंटरव्यूअर के हाँ पास जाता है, उनके पास भी वो मार्क्स होता है। बिल्कुल, वो PIQ फॉर्म तो तीनों SSS के पास जो जाता है ना, उसके अंदर OIR लिखा हुआ रहता है, OIR 1, OIR 2। OIR 1 जो लोग यहाँ पर हैं जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, 90% आपको स्कोर करना होगा, 80% एवब स्कोर करेंगे और 90% तक तो OIR 2 जाएगा। उससे अगर बिलो आते हैं तो फिर OIR 3 एंड ऑल ऐसे चला जाता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसके लिए क्लासेज भी चलती है, प्रैक्टिस भी चल रही है इसी चैनल पर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एट लास्ट मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो कि आगे चल के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या सोच के रखे हो कि थोड़ा सा इनको ऐसे गाइड किया जाए, ये बताया जाए कि इस तरह से प्रिपरेशन करो, माइंड में ये चीज़ें लेके चलो? इनिशियली मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि कोचिंग के लिए इनरोल हो जाओ, सबसे पहला चीज़। साथ ही साथ जो खुद में चेंजेस लानी है, जैसे कि डेली हाँ। न्यूज़पेपर्स में भी नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ-कुछ चीज़ एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना है। जो वर्ल्ड पेज होता है वो ज़रूर पढ़ना है, और ओवरऑल ग्लिम्स कि क्या चल रहा है ऑल ओवर प्लेसेस। तो ये होगा कि इवन जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या फिर जो भी इंटरव्यूज़ में होते हैं, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, तो उसे टैकल करने में बहुत ईज़ी रहेगा। और साथ ही साथ बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश बोलने में। तो हाँ। जो बात आती है ना कि पढ़ोगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या-क्या न्यू वर्ड्स हैं, क्या-क्या हम बोल सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए स्पोकन के ऊपर ना, तो बोलना स्टार्ट करो, खुद को रिप्रेज़ेंट करना स्टार्ट करो। दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ योर ओन। खुद को बेचने आना चाहिए, इतना अच्छा खुद का इंग्लिश कर लो। डिफ़िकल्टीज़ है बट प्रैक्टिस करो 2-3 महीना अगर रेगुलर बेसिस पे। एक तो मेरा पर्सनल मानना होता है कि न्यूज़पेपर्स, और कोई अगर फ्रेंड है तो साथ में मिल के बात करो इंग्लिश बात। में, हम्म। टॉपिक सर्च करो। उसके अलावा जो एक लाइक न्यूज़ चैनल्स होते हैं हाँ। तो जैसे फर्स्ट पोस्ट, तो वो सब फॉलो करने से होता क्या है, उनको पता लाइक वो लोग जब बोल रहे होते हैं ना, उनका एक्सेंट हो गया, वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, तो ये सब हम्म। चीज़ ना काफ़ी अच्छा, मेरा जो स्पोकन है वो और अच्छा वो कर वहाँ से सकते हैं, ये चीज़। बिल्कुल, और और साथ में ये भी तो हो जाता है कि आपके वर्ड पावर भी बढ़ते चले जाते हैं, वर्ड क्योंकि पर सीधा सा बात है, आपके पास जितने वर्ड होंगे उतने ही ज़्यादा आप सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे। हिंदी क्यों ज़्यादा बोल पाते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत सारा हिंदी के वर्ड हैं। सेम वही चीज़ आपके पास अगर इंग्लिश के भी वर्ड हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इवन करेंट अफेयर्स की सुबह में क्लास भी चलती है, आर्या मैम जो है सुबह में ही वो करेंट अफेयर्स की क्लास लेती है, जहाँ पे एडिटोरियल वाला पार्ट ही पढ़ाती हैं और ज़्यादातर वो चीज़ों को फोकस करती हैं जो कि डिफेंस में यूजफुल हो। काफ़ी मेहनत हो रही है, हमारी पूरी टीम कर रही है इवन आप लोगों के लिए। रिटेन से लेके टेस्ट सीरीज भी कराया जा रहा है, SSB इंटरव्यू भी कराया जा रहा है, आपके सामने ही है ये तो। और इससे पहले हम लोग नीरज से भी इंटरेक्ट हुए थे, तो नीरज की भी वीडियोज पड़ी हुई है। उससे पहले आलोक के साथ भी आपका इंटरेक्शन हुआ था, तो उनकी तो इवन जो है वहाँ पर मॉक इंटरव्यू भी है। तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, इनका एक्सपीरियंस है। बाकी आगे चल के मैं उन कैंडिडेट से भी इंटरेक्ट करवाऊँगा जो कि रिपीटर हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस आउट हुए पड़े हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा भी है कि स्क्रीन आउट हुआ है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कैंडिडेट जो है वो रिकमेंड हो जाएगा, लेकिन वो स्क्रीन आउट हो गए। क्यों हुए, कैसे हुए, ये सारी चीज़ें जो है रहती है, क्योंकि थोड़ा सा लक भी मैटर करता है। ये सारी चीज़ों पे हम लोग आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ थे ये हमराज, जो कि
अभी काफ़ी खुश हैं और ये मेडिकल भी अपना दे के आ चुके हैं। आप वेट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का, जल्द ही मेरिट लिस्ट आएगा और इनकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। ज्वाइनिंग कब से होनी चाहिए थी? आपकी डेट क्या है आपका? 24 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में। हाँ, तो यही मतलब एक तरह से वो जो कोर्स है आपका 1 जनवरी से शुरू होता है, तो कॉलिंग आपकी एंड दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ओटीए जो होते हैं उनके अप्रैल और अक्टूबर में होता है, एनडीए या फिर सीडीएस या फिर एफकैट से जो जाते हैं उनका जनवरी या फिर जुलाई में होता है। 1 जनवरी 1 जुलाई, वही 1 जुलाई आपको वहाँ जाना है, तो दिसंबर में आपको बुला लिया जाता है और 1 जुलाई से आपकी कोर्सेज स्टार्ट हो जाती है। एनडीए में जाएंगे, फिर अभी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, इवन आपको ग्रेजुएट भी कराया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है क्योंकि सर लोग भी जो हमारे साथ हैं यहाँ पे, वो लोग भी एनडीए से होके आए हुए हैं, ऑब्वियसली अपना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो हमारी पूरी एक टीम चाहेगी कि आप जाके वो 4 इयर्स पूरे डेडिकेशन के साथ रहें और लक्ष्य वाला हाल नहीं करना है, लक्ष्य मूवी वाला कि ट्रेनिंग से डर के भागना है, तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि तन मन धन से जिस चीज़ के लिए आप लगे हुए थे आखिरकार वो आपको मिल रही है, तो फिर फुली डेडिकेशन दिखाना है। और हम चाहेंगे कि हमारी भारत का जो है वो गर्व से सर ऊपर करे और हम सभी का सर ऊपर करे। थैंक यू सो मच हमराज, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सर।